लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद आज जो है कंप्लेंट एप्लीकेशन के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में हमारे साथ या हमारे परिवार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे समाज में होती रहती हैं। तो यदि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हमको कंप्लेंट कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एफआईआर को कैसे लिखा जाए और इसकी जानकारी हम इसके पहले के वीडियो में बताए थे। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से इसको आप जरूर देखिए, जिससे एफआईआर में होने वाली गलती से आप बच जाएंगे। आज हम बताएंगे कि यदि आपके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं, यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो आप जो है परेशान मत होइए। न्यायालय आपकी मदद करेगा, कोर्ट आपकी मदद करेगा। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप जो है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट प्रार्थना पत्र को जो है आप न्यायालय में प्रस्तुत करिए। यह स्थिति पहली स्थिति यह बन सकती है कि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप कंप्लेंट प्रार्थना पत्र दर्ज कराते हैं न्यायालय में आप प्रस्तुत करते हैं। कंप्लेंट आप जो है कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट आपकी मदद करता है। दूसरी एक स्थिति और बन सकती है जब असंज्ञेय मामला होता है तो 155 में हम जाते हैं पुलिस के पास, रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस उसके बाद कहता है कि आप जो है कोर्ट में जाइए, कंप्लेंट दर्ज कराइए। कारण क्या है? कंप्लेंट आप इस नाते प्रस्तुत करिए क्योंकि बिना माननीय न्यायालय की अनुमति के हम कोई इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में मैंने बताया। संज्ञेय मामले में आप जो है 154 में जाएंगे। अगर आपका रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रहा है तो आप 156(3) में जाइए। फिर मैंने बताया ये जो है आपका जो है असंज्ञेय मामले में 155 में जाते हैं। आपका रिपोर्ट जो है प्रविष्टि किया जाता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, लेकिन पुलिस चूंकि कार्रवाई नहीं कर सकती है तो आपको कंप्लेंट प्रस्तुत करना होता है कोर्ट में। तो आप जाइए। अब आप जाएंगे तो कैसे कंप्लेंट में क्या क्या लिखा जाएगा उस बिंदुओं को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहनता से हम आपको बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे क्योंकि यदि आपके द्वारा कोई गलती होती है तो आपका जो है कंप्लेंट खारिज हो सकता है, उसमें त्रुटि पाई जा सकती है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आप जो है न्यायालय का नाम लिखेंगे। जिस न्यायालय में आप जो है कंप्लेंट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं आप वहां उसको लिखिए कि समक्ष न्यायालय का नाम। फिर आप मुकदमा नंबर लिखिए। मुकदमा नंबर जो यहाँ स्पेस है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मुकदमा नंबर लिखने का कार्य माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यह लिख दीजिए। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि जो है कंप्लेंट एप्लीकेशन में किन बिंदुओं को, किन एलिमेंटों को होना आवश्यक है। तो आप देखिए, आप जो है इन बिंदुओं को आपको लिखना होगा। जैसे जो परिवादी या परिवादकर्ता के नाम, यानी कि परिवादी का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, उसका पूरा पता। परिवादी का नाम, पिता का नाम और उसका पूरा पता रहेगा। इसको आप एकदम स्पष्ट लिखिए। उसके बाद अभियुक्तों का नाम, यदि एक अभियुक्त है या बहुत सारे अभियुक्त हैं तो उनका नाम लिखिए व उनका पूरा पता स्पष्ट शब्दों में लिखिए। फिर आप जो है घटना का विस्तृत विवरण दीजिए कि घटना जो है कब घटी और घटना स्थल की जानकारी आप घटना विवरण में देंगे। तो घटना विवरण दीजिए, दिनांक लिखिए, ठीक है, दिन लिखिए, दिनांक लिखिए और समय लिखिए। अगर आपको समय एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो तकरीबन लिख दीजिए, तकरीबन इतने बजे, लगभग इतने बजे। तो आपको घटना का विवरण देना है जिसके तहत जो है घटना स्थल की जानकारी, दिन की जानकारी, दिनांक की जानकारी और समय की जानकारी देना है। फिर आप जो है जो आपकी धाराएं संभावित धाराएं होती है उसको आप लिख दीजिए। फिर गवाहों या साक्षियों के नाम लिखिए। गवाहों या साक्षियों के नाम लिखिए जो है घटना स्थल को देखे या उसके विषय में जानकारी उनके पास है, तो आप गवाहों या साक्षियों के नाम लिखिए। उसके बाद आपको इस बात की जानकारी कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप न्यायालय को लिखिए कि हमने जो है जो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के द्वारा, पूरे डिपार्टमेंट इन द सेंस, कहने का तात्पर्य है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि इस बिंदु को आप अवगत कराएंगे, इस बात की जानकारी देंगे कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस नाते हम बाध्य होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष यह कंप्लेंट आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु को आपको दर्शित करना होगा। फिर आप रिलीफ की मांग करेंगे। आप लिखेंगे कि माननीय न्यायालय हमारे अभियोग को दर्ज करके, हमारे कंप्लेंट को दर्ज करके जो अभियुक्तगण हैं
उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, उन्हें दंड प्रदान करे। यानी कि अनुतोष में आपको लिखना है कि माननीय न्यायालय हमारे कंप्लेंट को दर्ज करे और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दंड प्रदान करे। ठीक है, तो ये बिंदु आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ लिखना है जो है परिवादी का नाम और हस्ताक्षर, और ठीक है, परिवादी जो व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करता है कंप्लेनेंट, ठीक है, उसका नाम होगा, उसका सिग्नेचर होगा। इधर आप दिनांक लिखिए, स्थान लिखिए। तो यह जो है ब्रीफ एक जानकारी मैंने प्रदान की। यह आपका एलिमेंट जो है आपके कंप्लेंट में होना चाहिए। पुनः सुन लीजिए, परिवाद का प्रार्थना पत्र, कंप्लेंट एप्लीकेशन लिखने के लिए इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना होगा। न्यायालय का नाम लिखना है, मुकदमा नंबर को छोड़ दीजिए स्पेस और ईयर लिख दीजिए। ठीक है, और जो मेन एलिमेंट है, जो परिवादी का नाम लिखना है आपको, उनके पिता का नाम तथा पूरा पता, अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, घटना का विस्तृत विवरण, पूरा विवरण होना चाहिए जिसमें घटना स्थल की जानकारी, दिन एवं दिनांक एवं समय रहेगा। फिर संभावित जो धारा आप समझते हैं उसको आप लिखिए। गवाहों, जो गवाह उसको घटना को देखे हों या उनके विषय में उनको जानकारी हो, ठीक है, उसकी आप बात बताइए, यानी गवाहों के नाम लिखिए, उनका पूरा पता लिखिए। इस बात की जानकारी कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई, आपने जो है रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर आप निवेदन करिए, न्यायालय से रिक्वेस्ट करिए, न्यायालय से दरखास्त करिए कि श्रीमान न्यायालय, चूंकि हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाया है, हम आपसे चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट को दर्ज करके अभियुक्त को दंडित किया जाए। यह आपका रिक्वेस्ट, यह आपका दरखास्त न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। उसके बाद परिवादी का नाम और हस्ताक्षर होगा, दिनांक एवं समय। तो ये मेन एलिमेंट को आप ध्यान रखेंगे। लीगल प्रोविजन आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार के संबंध में सीआरपीसी की धारा 2D में बताया गया है कि परिवार जो है, सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ, लिखित या मौखिक हो सकता है। ठीक है, या चाहे जिसके खिलाफ आप जो परिवार प्रस्तुत कर रहे हैं वह व्यक्ति ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। यह 2D में बताया गया है। 156(3) के तहत आप जो है जाकर के परिवार प्रस्तुत करते हैं 156(3) में, और 190 के तहत न्यायालय क्या करता है, कांग्निजेंस लेता है, और उसमें जो है कांग्निजेंस मतलब न्यायालय के अंदर जानकारी आती है कि यह जो घटना घटी हुई है, संज्ञान लेता है, कांग्निजेंस। फिर 200 के तहत, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत, इसमें न्यायालय जो है, जो व्यक्ति परिवादी होता है और जो साक्षी होते हैं उनकी न्यायालय क्या करता है, परीक्षा करता है, और साथ ही साथ जो परिवार प्रस्तुत किया जाता है उससे संबंधित दस्तावेजों पे न्यायालय उनके बोलता है कि आप इन दस्तावेजों पे क्या करिए, आप साइन करिए, यानी जिसपे परिवादी और जो है विटनेस जो होते हैं, गवाह होते हैं, उस पर साइन करेंगे। यह धारा 200 के तहत होता है। 202 के तहत न्यायालय क्या कर सकता है कि जो गवाह होते हैं उनके बयान को न्यायालय दर्ज करता है। 202 के तहत ही न्यायालय मामले का स्वयं इंक्वायरी कर सकता है। कोर्ट, माननीय न्यायालय इंक्वायरी कर सकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट या किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या कर सकता है, अन्वेषण करने के लिए आदेशित कर सकता है। यानी 202 के तहत न्यायालय स्वयं इंक्वायरी कर सकता है, या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को क्या कर सकता है, आदेशित कर सकता है। ये हो गया 202। और 203 जैसा कि मैंने बताया कि 200 में न्यायालय जो है परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करता है। परीक्षा का मतलब होता है, एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज कराने गया है, ऐसा हो सकता है कि वह कंप्लेंट फर्जी हो या झूठा हो। इस नाते न्यायालय जो प्रश्नोत्तर करता है और इस नाते साइन भी करवाता है, जिससे पता चल सके कि कंप्लेंट में एक सत्यता है, जो बात बताई जा रही वह सही है, जिससे न्यायालय की आगे कार्रवाई कर सके। तो 203 में क्या है, यदि आप 202 में धारा 200 में जो परिवादी और जो गवाहों के बयान हुए हैं, न्यायालय एग्जामिनेशन किया है, एग्जामिनेशन करने के बाद 203 के तहत न्यायालय को लगता है कि जो बात बताई गई है वह सही नहीं है, तो न्यायालय जो है, जो परिवादी के कंप्लेंट को न्यायालय क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। यानी कि धारा 203 के तहत न्यायालय जो है कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। फिर 204 सीआरपीसी की धारा 204 के तहत यदि मामला समन है तो न्यायालय समन जारी कर सकता है। यदि मामला वारंट है तो न्यायालय जो है वारंट जारी कर सकता है या समन जारी कर सकता है। जो भी न्यायालय को उपयुक्त प्रतीत होता है वह न्यायालय करेगा। तो यह जो है महत्वपूर्ण चीज
एक चीज और आपको बता देना चाहें, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कंप्लेंट खारिज हो गया और लेकिन उसको लगता है कि न्यायालय ने उसके तथ्यों पे सही ढंग से विचार नहीं किया, ठीक है, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। यदि, क्योंकि मैंने बताया कि यह एलिमेंट होना चाहिए आपके परिवार में, साथ ही साथ जो आप वो संलग्न दस्तावेज करेंगे, जो डॉक्यूमेंट करेंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि रहेंगे, जो दस्तावेज होंगे आप प्रस्तुत करेंगे। यदि आपका रेलिवेंट है, आपको लगता है कि न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया, न्यायालय के द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया हमारे डॉक्यूमेंटों पे, तो आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में जाकर के आप जो है इनहेरेंट पावर के तहत न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं। कहाँ? 482 में हाईकोर्ट। यानी कि यदि आपका कंप्लेंट खारिज हो जाता है, यदि आपका कंप्लेंट डिसमिस हो जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माननीय हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो मैंने आज कंप्लेंट के विषय में जानकारी प्रदान की यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए, न्यायालय आपकी मदद करेगा। आप न्यायालय में कंप्लेंट को प्रस्तुत करिए, न्यायालय आपके रिपोर्ट को दर्ज करवाएगा और न्यायालय जो है प्रक्रिया के तहत जो अभियुक्त गण होंगे उसको दंडित करेगा। यदि आपका वीडियो, जो मैंने आज वीडियो बनाया है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक जानकारी और आपको प्रदान कर दूं, यदि आपको लगता है कि इसमें कोई चीज और जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।